गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 12 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा पदार्थों का पृथक्करण एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम अपने चारों ओर प्रत्येक क्षण रासायनिक अभिक्रियाएं देखते रहते हैं। किसी वस्तु का जलना, किसी वस्तु में जंग लगना, आतिशबाजी आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जलने में ऑक्सीजन वायु पदार्थ के साथ संयोजित होकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। जंग लगने में लोहा वायु तथा जल के साथ संयोजित होकर जंग लगता है। आतिशबाजी में मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर जैसे पदार्थ तेजी से ऑक्सीजन के साथ संयोजित होते हैं। आपने देखा होगा जंग कब लगती है, जब लोहे पर या तो पानी गिर जाता है या फिर वो पानी के संपर्क में आ जाती है तो लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जलने के लिए भी हमें हवा की आवश्यकता होती है। आपने देखा जो हवा चलती है तो बहुत तेज आग लगती है। ठीक है। और जो हवा नहीं चलती तो आग भी मुश्किल से जलती है। ठीक है। जलने के लिए भी हमें हवा का होना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ से एक या अधिक नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं। द्रव्य ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं किसी न किसी रूप में द्रव्य में होती हैं, द्रव्य रूप में होती हैं। द्रव्य मूलभूत इकाइयों का बना होता है जिसे हम अणु कहते हैं, और अणु भी स्वयं छोटी इकाइयों का बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। द्रव्य तीन भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में से किसी भी रूप में उपस्थित होता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी हम तीनों अवस्थाओं से परिचित हैं। यह जल के अणु का बना होता है। जल का एक अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं तथा एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, इससे मिलकर जल बना है। और द्रव हमें तीनों अवस्था में मिल सकता है। जैसे पानी, तो पानी कौन सी अवस्था हो गई, द्रव। अब हम पानी को फ्रीजर में जमने के लिए रखेंगे तो कौन सी अवस्था हो गई, ठोस। और जब हम पानी को उबालते हैं तो वो उबलने लगता है। ठीक है। तो वो जो भाप बन के उड़ती है, ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई, वो गैस अवस्था हो गई। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं, वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्वों के प्रतीक तत्वों को प्रतीक रूप में दर्शाने की विधि सन 1813 ईस्वी में खोजी गई। रासायनिक प्रतीक तत्वों को संचित रूप में प्रदर्शित करने का माध्यम होते हैं। प्रत्येक प्रतीक एक या दो अक्षर से मिलकर बना होता है। वह सामान्यतः तत्व के पहले अक्षर होते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन को छोटा करने के लिए उसकी अंग्रेजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ बड़ी स्पेलिंग है तो इसको हम छोटा करने के लिए पहला अक्षर O को प्रतीक के रूप में चुना गया है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl। ठीक है। और प्रत्येक तत्व को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। एक अक्षर से व्यक्त प्रतीक को सदैव बड़े अक्षर में व्यक्त करते हैं। यदि प्रतीक में दो अक्षर हैं तो पहले अक्षर को हम बड़े अक्षर से और दूसरे को छोटे अक्षर के साथ मिलाकर लिखते हैं। दो अक्षरों को मिलाकर लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो कई तत्वों के नाम के पहले अक्षर समान है। जैसे ऑर्गन, तत्वों के नाम के पहले अक्षर समान, जैसे ऑर्गन, एल्यूमिनियम। ठीक है। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में मात्र 26 अक्षर है, जबकि तत्वों की संख्या इनमें बहुत अधिक है। ठीक है। तो इसलिए हमें यह आवश्यकता पड़ी। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, हाइड्रोजन H, पोटेशियम K, ऑक्सीजन O, कार्बन C। अब देखिए यहाँ पर भी काप है। अगर हम यहाँ पर हम दो लेटर नहीं लेते तो क्या होता, कैल्शियम का भी C होता, कार्बन का भी C होता। इसलिए यहाँ पर हमने दो अल्फाबेट लिए Ca। ठीक है। रासायनिक सूत्र रासायनिक प्रतीकों को मिलाकर बनने वाला शब्द रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है। जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। अमोनिया का एक अणु का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। कभी कभी रासायनिक सूत्र किसी तत्व के अणु को भी दर्शाता है। हम जानते हैं कि कई तत्व ऐसे हैं जो एक परमाणु अवस्था में रहते हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि। लेकिन कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में दो परमाणु होते हैं, अतः इन्हें द्विपरमाणु कहते हैं। परमाणुकता किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुछ संख्या तत्व की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। जैसे हीलियम का सूत्र He, परमाणुकता 1, हाइड्रोजन H2, परमाणुकता 2, ऑक्सीजन O2, परमाणुकता 2, क्लोरीन Cl2 2, सल्फर C8 8। यौगिकों का आणविक सूत्र किसी यौगिक का आणविक सूत्र उस यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतीकों का समूह होता है।
ठीक है। यौगिक के एक अणु में परमाणु निश्चित अनुपात में और पूर्ण संख्या में उपस्थित रहते हैं। यौगिक के अणु में परमाणु की संख्या उसमें उपस्थित तत्वों के प्रतीक के साथ प्रतीक के निचले छोर पर अंकों के रूप में लिखी जाती है। जैसे सामान्यतः एक परमाणु को नहीं लिखा जाता है। जैसे जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तो जल के अणु को हम H2O1 लिखेंगे। लेकिन नंबर 1 एक अंक को दर्शाया नहीं जाता है, जल का अणु H2O के रूप में लिखा जाता है। हम 1 को प्रदर्शित नहीं करते हैं, 1 को हम नहीं लिखते हैं। देखिए जैसे अमोनियम क्लोराइड, तो N1H4Cl1, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख के इसको हम क्या लिखेंगे, NH4Cl। जो ये वैलेंसी 1 है इसको हम नहीं लिखेंगे, जो परमाणुकता है 1 उसको हम नहीं लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें मूल पदार्थों के रासायनिक गुण लुप्त हो जाते हैं तथा नए रासायनिक गुणों से युक्त नए पदार्थ बन जाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण प्रतीक तत्वों को प्रदर्शित करते हैं, सूत्र यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रतीक तथा सूत्रों का उपयोग करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब हम फ्लैशबैक की अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करके MgO यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ऊर्जा बनेगा। अभिकारक तथा उत्पाद, तीर के बाईं ओर के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ये रिएक्शन हुई तो बाईं ओर हमारा ये तीर के बाईं ओर के तो बाईं इधर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये अभिकारक ये वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीर के दाहिनी ओर के पदार्थ उत्पाद है, यानी कि ये वाले, ठीक है, इधर का जो बनता है ये अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तीर को लब्धि कहा जाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ये रासायनिक समीकरण आपको बताता है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संतुलित समीकरण वह समीकरण जिससे प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीक तथा सूत्रों के आगे गुणांक लगाए जाते हैं। गुणांक वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि प्रत्येक पदार्थ के कितने परमाणु अणु अभिक्रिया में सम्मिलित है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण, जैसे हम Mg की क्रिया प्लस ऑक्सीजन से करेंगे तो हम O2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, MgO, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो हम यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए तो अब हम 2 यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी लगाएंगे। इस तरह ये हमारी अभिक्रिया समीकरण संतुलित हो जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण, जिस गैस का निकलना, अपक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ऊर्जा का निर्मुक्त होना, ऊर्जा परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन, ऊर्जा का अवशोषण। रासायनिक अभिक्रियाओं के सामान्य प्रकार। एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व यौगिक में से किसी एक तत्व को विस्थापित कर देता है तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। संश्लेषण अथवा संयोजन अभिक्रियाएं, जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संश्लेषण अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया है, जब आप सोडे की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो बोतल में से तेजी से बुलबुले ऊपर आते हैं। ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तब उत्पन्न होते हैं जब पदार्थ अथवा कार्बोनिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, 2 यौगिक अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, वह अभिक्रिया जो लवण निर्मित करती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल का धनात्मक H आयन क्षारक के ऋणात्मक OH आयन के साथ संयोजन करता है जिसमें जल बनता है। अम्ल का बचा हुआ भाग क्षारक के बचे हुए भाग के साथ मिलकर लवण बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव जल तथा लवण बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करेंगे, जल प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। पदार्थों का पृथक्करण मीन्स अलग करना। जैसे हम किसी भी वस्तु को उपयोग में लाने से पहले उस वस्तु को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। जैसे हमें चावल बनानी है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले चावल बनाने से पहले उनको हम साफ करते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, पृथक्करण। ठीक है, किसी भी वस्तु को यूज करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, साफ करने की क्रिया को पृथक्करण कहते हैं।
जैसे दैनिक जीवन में हम बहुत से पदार्थ जैसे दूध, वायु, जल तथा अनाज का प्रयोग करते हैं जो एक से अधिक पदार्थों के बने होते हैं। बहुत सी वायु, बहुत सी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का मिश्रण है। हम इन पदार्थों को इन्हीं रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों के संगठनों को हम उपयोग में लाने से पहले पृथक कर लेते हैं। जल शोधन। जल शोधन की 2 विधियां हैं। नंबर 1 उत्क्रम परासरण और जल का शोधन अर्थात आसवन। ये देखिए चित्र में आंशिक पारगम्य झिल्ली दिखाई गई है। देखिए आंशिक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसमें से जल तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन समुद्र जल में घुले लवण आदि नहीं निकल सकते। किसी विलयन में जल के इस प्रकार के प्रवाह को हम परासरण कहते हैं। जब समुद्र जल पर उच्च दाब लगाया जाता है तो प्रवाह की दिशा बदल जाती है। जल का प्रवाह समुद्र जल से शुद्ध जल की ओर होने लगता है। यह प्रक्रिया उत्क्रम परासरण कहलाती है। इसमें समुद्र जल झिल्ली से गुजरकर शुद्ध जल में मिलता है। झिल्ली की आंशिक पारगम्यता ठोस अशुद्धियों को रोक लेती है। नंबर 2 जल का शोधन। हम समुद्र जल से शुद्ध जल को अलग करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में समुद्र जल को पहले वाष्पीकृत किया जाता है, फिर उसे संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब उसे ठंडा किया जाता है। पहले हम उसको वाष्प यानी कि उबाल कर उसकी वाष्प बनाते हैं, फिर जो वो खट्टी होती है उसको हम ठंडा करके, ठीक है, ठंडा करके इस प्रकार हमें शुद्ध जल मिल जाता है। वाष्पन। वाष्पन का प्रयोग द्रव में विलय घोलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे समुद्र जल तथा झील के खारे पानी से साधारण नमक वाष्पन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। समुद्र तथा झील के जल को छिछले तलों यानी कि कम गहरे तल में भरा जाता है, जिससे सूर्य की गर्मी से वाष्पित हो जाता है और नमक तलों में ही रह जाता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ये पानी को हमने भरकर रख दिया है, नीचे हमने आग जलाई है। अब ये पानी गर्म हो रहा है तो क्या होगा, पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा तली में। क्रिस्टल तथा क्रिस्टलीकरण। ठोस में सूक्ष्म कण एक दूसरे के पास चिपके रहते हैं और उनका आकार बना रहता है। बहुत से ठोसों में कण नियमित क्रम से चिपके रहते हैं। कणों की ऐसी नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टलों से बने ठोसों को क्रिस्टल ठोस कहते हैं। सामान्य नमक क्रिस्टल ठोस का एक अच्छा उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किसी विलयन में से विलय ठोस पदार्थ के शुद्ध नमूने को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी पदार्थ में गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, अशुद्धि विलयन में ही रह जाती है। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।